Hello everyone, Assalamu alaikum. And today we are going to discuss about the great Greek philosopher, which is the name was Aristotle, and he was very renowned because of two reasons. One, he is a student of Plato, and another, he is a teacher of Aristotle the Great. एरिस्टोटल को उर्दू में अरस्तु के नाम से जाना जाता है और एरिस्टोटल का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है एक ग्रीक फिलोसफर्स में कि हेलेनिस्टिक एरा जो है आफ्टर द एरिस्टोटल टाइम पीरियड जो कि वो मैसेडोनिया से लेके और फिर फार ईस्ट तक जो है सेंट्रल एशिया में भी दाखिल होता है। तो एरिस्टोटल के ख्यालात का असर हमें हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी में भी नज़र आता है। एज़ वेल एज़ एरिस्टोटल को बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ा जाता है मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, मिडिवल एज में। और उसके बहुत जो है वो दिल ज़दा फ़िलासफ़र पाए जाते हैं जो उसके वर्क को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द लैंग्वेज। लैटिन में भी बहुत ट्रांसलेशंस हुई है, मुस्लिम्स वर्ल्ड में इसकी ट्रांसलेशंस हुई है। एरिस्टोटल का अगर हम एक इनिशियली बैकग्राउंड लें, जैसे कि अभी हमने बात की कि देयर इज़ अ फ्लो ऑफ दैट Socrates is a teacher of Plato and Plato is a teacher of Aristotle and Aristotle was a teacher of Alexander the Great. He taught Alexander more than the less than the 10 year, and less than the 2 or 3 years. And Alexander has an interest in political philosophy और कहा जाता है कि 153 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने कलेक्ट करके उसको रीच किए। बट now we have some key facts about the Aristotle. He was a Greek philosopher, as I told you. He's a student of Plato. His father was a physician or Philip of Macedonia. इस तरह से एरिस्टोटल जो है उसका जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से जो है एक जो है वो रिश्ता जुड़ा, क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक फिजिशियन से और वो Phillips of Macedonia में काम करते थे। He was keen interested in the subject which is called the nature, connected with the nature, and now it is named as the natural sciences like chemistry, biology, physics. और उसकी बड़ी एक मज़ेदार बात थी, जैसे टुडेज़ वर्ल्ड विकीपीडिक हमारे पास नॉलेज है कि वी राइट द वन थिंग और हम कलेक्ट करते हैं और फिर अनदर discipline are there and the another domains are there with a different name. So at the same time, Aristotle wrote on different piece of work in a different subject area. तो ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल की ही राइटिंग से जन्म लेता है। और उसने उसने कैटेगराइज किया, उसने अपनी बड़ी एक मशहूर किताब ऑर्गेनन लिखी जिसमें उसने लॉजिकल पैटर्न के ऊपर बात की। उसने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया। वो कहता है कि जैसे टू बर्ड्स with wings and bird with has no wings, उसने कैटेगरीज कर दिए। तो उसने कहा बाइपेड और फोर लेग्स, इनको एक तरफ कर लेते हैं। फिर मैमल्स, नॉन मैमल्स, अब species who give egg, species who give नो एग, उनको अलग कर दिया। इस तरह से वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, वर्टिब्रेट, इस तरह कैटेगराइज करता चला गया और इस तरह सब्जेक्ट्स की डिवीजन होती चली गई। एक सब्जेक्ट आप जानते हैं बायोलॉजी, zoology about the plants and any plants, and biology is about the life of all living thing। और इस तरह से डिविजन्स होती चली गई और ये जो पैटर्न है जिसको कैटेगराइज करते हैं और इस तरह से मन तक यानी लॉजिक का बानी अगर हम किसे कहें, फादर ऑफ लॉजिक, ही वाज द फर्स्ट लॉजिशियन। और उसने फिर बहुत सारे प्रेमिसेस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट कैसे करते, क्योंकि एरिस्टोटल से पहले जो हमें एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर नज़र आते हैं वो डिफरेंट आर्गुमेंट देते गए। तो अरिस्टो ने यही सोचा अपनी एकेडमी लाइसिम में कि क्यों ना एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जाए आर्गुमेंट का, जिसमें इस तरह से जो है वो एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट के साथ इवैल्यूएट करा जा सके, एनालिसिस करा जा सके और फिलोसोफर के आर्गुमेंट को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जा सके। तो इसलिए उसने एक लॉजिक जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और एक मेथड बताया, एक मेथोलॉजी बताई। और मेटाफिजिक्स तो उसकी बड़ी किताब में उसने सबसे पहला द फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग,
और कॉस्मो के बारे में कि यूनिवर्सैलिटी है और नेचर कैसे है, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई, और ये आपने ये डिस्कशन रहा है। इस तरह से वो थियोलॉजी, मैथ्स में बहुत ज़्यादा, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में तो एक इन्फ्लुएंस रहा ही है ग्रीक फिलोसोफर का, क्योंकि वो प्लेटो का स्टूडेंट रहा है। और प्लेटो की एकेडमी में आपने सुना है होगा कि प्लेटो से दैट नो वन एंटर इन माय एकेडमी हु नेवर नोज अबाउट द मैथ्स ज्योमेट्री। तो एरिस्टोटल ने प्लेटो से उसकी एकेडमी में पढ़ा, और फिर किसी जगह उसने जब कुछ उसके डिफरेंसेस पाए गए, डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट पाए गए, जैसे कि वो आइडियलिज्म और ये रियलिज्म के अपोज करता है। अभी हम फिलासफी में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज। तो वहाँ से उसने अपने आप को अलहदा कर लिया और उसने फिर अपनी एक एकेडमी लाइसिम बनाई और वहाँ पे इस तरह के वो अपने वर्क को काम करता गया। तो हमने देखा वो उसका कंट्रीब्यूशन, और नियर अबाउट 170 उसने अपने लेक्चर नोट्स लिखे हैं, और कहा जाता है कि वो सब लेक्चर नोट्स उसके लाइसेंस में मौजूद थे, उसी को कंपाइल करके फिर वो बुक बनाई गई। अच्छा जी। और अब ज़रा उसके फ़िलासफ़ी की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ़िलासफ़ी बाय द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो कहता है कि ट्रुथ रिसाइड अराउंड अस इन द वर्ल्ड, वी डोंट नीड टू बी गो एनी अदर सुपरनेचुरल वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। बेसिकली ये क्रिटिक था ओवर द प्लेटो। जो प्लेटो ने उससे पहले एक आइडियलिज्म का तस्वुर दिया कि एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, लेकिन एरिस्टोटल का मानना ये है कि जो है वो सब इसी दुनिया में मौजूद है, और हम अपने एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से, आप देखें उसका उसका जो एक तज़े जो एक तहरीर रहा है, या फिर आप ये कहें कि उसकी जो एक तहकीक का एक सिलसिला रहा है, वो पहले डाटा कलेक्ट कर रहा है सारे स्पीशीज़ के लिए। कहा जाता है एरिस्टोटल से भी उसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट से एरिस्टोटल ने यही डिमांड किया कि भाई मेरी जो फी है उसके बदले में मुझे डिफरेंट स्पीशीज़ दुनिया से चाहिए होंगे, ताकि वो उसके ऊपर वो ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसने जो है जो कहा, जो लिखा, उसने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और उसने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने तो वो कोई एक आइडियलिस्ट नहीं है, इस तरह से उसको रियलिस्ट कहते हैं। और वो कहता है कि जो भी ट्रुथ एंड रियलिटी है वो हमारे अराउंड अस है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सबसे रिमार्केबल जो है वो वर्क ये है कि वो है टेलियोलॉजिकल, यानी इन नेचर everything has some purpose, everything has some cause। ये जो जितनी भी चीज इस में ऑब्जर्व करेंगे इस नेचर को, तो इसमें हमें एक टेलियोलॉजी इन सब का पर्पस नज़र आएगा, इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट नज़र आएगा। और जैसे प्लांट्स देखा है कि वो इंसान प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल्स प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से जो ज़मीन है वो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, और इंसानी ढांचे होते हैं वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। तो ये सब जो है वो यूजेबल, इस तरह से ह्यूमन के लिए प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और फिर ये एक हिरार्की बन गई, और इन सब के पीछे कोई ना कोई एक मकसद जो है वो इन्हा है, जुड़ा है। तो वो कहते हैं कि रियलिटी ऑफ थिंग्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन द अर्थ, बस यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व बाय योर कॉमन सेंस एंड यू फाइंड आउट द पर्पस बिहाइंड दिस। और ये ही वेस्टर्न फिलोसफर्स का एक तरीका रहा है सोच का, कि वो ये कहते हैं कि वी फाइंड द ट्रुथ बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस। और उन्होंने फिर रिसर्च, डिस्कवरी और खोज करना शुरू कर दी। तो ये तो एक एरिस्टोटेलियन एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें नज़र आ रहा है सामने। उसके अलावा हमें एरिस्टोटल की में के फ़लसफ़े में जो एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ नेचर इज़ बाय द नेचर एज गुड एज इट कैन बी। व्हाट डज इट मीन कि जो हमारा जो एक एथिकल फिनोमेना है, फिलोसफिकल है, जैसे हमने कहा कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक वजह है, तो फिर ह्यूमन के एक्शंस के पीछे क्या है? एवरी ह्यूमन वांट टू परस्यू टुवर्ड द हैप्पीनेस। तो वो भी अपने एक्चुअल से, यानी अपने पोटेंशियल से वो अपने एक्चुअल की तरफ जा रहा है। तो फिर एक्चुअल क्या है?
तो ह्यूमन का एक्चुअल जो है वो उसकी सोल है, और वो जब अपनी सोल तक पहुंचेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको एक खुशी मिलेगी। तो ये जो एक आर्गुमेंट है जो कहता है कि ह्यूमन हैज़ थ्री सोल, यानी अगर एक जो है उसको नाम दे रहा है, एक रैशनल सोल है, तो एक वेजिटेटिव सोल है, तो एक एपिटाइट सोल है। लेकिन उसका मानना ये है कि हम पोटेंशियल से एक्चुअल की तरफ जाते हैं, अपने एसेंस की तरफ जाते हैं, अपने रियल की तरफ जाते हैं। और ये कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी अक्ल कुल को इस्तेमाल करके। तो there were forms and absolute reside in things itself। ठीक है। अब एक और बात है कि जब हम इसको तलाश करेंगे, हमने तो ह्यूमन का एक बताया कि सोल है। इस तरीके से इस पूरी यूनिवर्स के पीछे भी तो कोई एक पर्पस होगा, इसकी भी तो कोई एक फर्स्ट कॉज होगी कि एवरी थिंग हैज़ अ कॉज एंड एवरी कॉज हैज सम इफेक्ट, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट कॉज, व्हाट वाज द फर्स्ट मूवर। तो फिर वो कहता है कि इस पूरे कायनात की जो एक इब्तिदा है, सारे इवेंट्स की जो एक इब्तिदा है, वो कहता है कि गॉड है। गॉड इज अनमूव मूवर, क्योंकि कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? अगर हम जैसे एक बॉल से हम उसको पुश करेंगे तो वो हिट होगी और वो मूव करेगी, फिर उससे नेक्स्ट में जैसे स्नूकर के अंदर आपने देखा है, तो हमें स्टिक तो चाहिए ना। स्टिक को फिर अब हम देखें, स्टिक को प्ले करने के लिए वी हैव अ प्लेयर। तो ये जो हमें कोई एक पोजीशन ऐसी हो जो एजेंट ऐसा हो जो उसको मूव कर रहा हो, तो अनमूव होगा। वो कहते हैं कि गॉड इज अ अनमूव मूवर, गॉड इज द परफेक्ट बीइंग, गॉड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल यूनिवर्स। और इसी तरह से फिर जब हम उसकी मेटाफिजिकल डिबेट पे बात करते हैं, तो वो कहता है कि ये जो रियलिटी है ये हमारे अराउंड है, और उसको कैसे समझा जा सकता है? उसको समझा जा सकता है इस तरह से कि ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो हमें जो नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, हमें सवाल ये करना होगा व्हाट इज़ टू बी। यानी इसके अंदर जैसे लेट्स सपोज इफ़ यू have a chair, yeah, if you have a computer screen on, so first you have to be asked from which material it will be found, the what is the matter, what is the fundamental substance। जैसे कि यहाँ उसने एक स्टैचू के लिए उसने कहा कि ये मार्बल, मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे आपको प्रेजेंट की हुई है मार्बल, या मैंने जो आपसे एग्जांपल बोली चेयर की, तो चेयर का एलिमेंट क्या हो गया? मैटर। वो हो गया आपका वुड। इसी तरीके से अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो मेटल, एल्युमिनियम। तो आप अपने अराउंड, अपने पूरे रूम में अराउंड में अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी उसकी अगर कोई फर्स्ट कॉज होगी तो वो कोई ना कोई मैटर, कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। तो एक तो बात हमें पता लगे भाई, देखें ना, खाने खाने पीने में है तो फल सब्जियां होंगी, मीट है, मीट होगा, वो नेचर से ही है, प्लांट एनिमल्स। इसी तरीके से अगर आपको सामने वॉल है घर में नज़र आ रही है बनी है, तो आपको वो एक सैंड माउंटेन है वो। इसी तरीके से आपके पास ये मेटल की चीज़ें हैं, तो एल्युमिनियम, ये सब मिनरल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल कॉज, ये बात तो क्लियर हो गई। सेकंड, फिर उसकी एक फॉर्म है। ऐसी बात है, अगर मैं दरख्त देखूं और चेयर कहूं तो दोनों एक ही नहीं है, दोनों का मटेरियल एक है, लेकिन दरख्त जो है वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, वो किसी एक खूबसूरत सी डाइस में, चेयर में या कबर्ड में, तो उसकी फॉर्म है। व्हाट इज इट? उसकी एक फॉर्म है। द फॉर्म द प्राइम मैटर हैज टेकन इन द प्रेजेंस सब्सटेंस। जैसे कि वो मार्बल से उन्होंने क्या बनाया? उसका स्टैचू बना दिया। तो अब दूसरी बात क्या? फॉर्म। जैसे फिर अगेन मैंने आपसे कहा, आप अपने अराउंड, अपने रूम में अराउंड अगर देखेंगे तो आपके पास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो आप कहेंगे कि नहीं ये तो फॉर्म चेंज है ना, ये कोई, मैं ये थोड़ी कहूँगा मैं दरख्त पे बैठा हूँ, मैं तो चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने कबर्ड रखा है, तो मैं कहूँगा ये कोई लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का दरख्त नहीं है, ये तो लकड़ी इसमें यूज़ हुई है, मगर ये अब इसको हम कबर्ड कहते हैं। ठीक है। ये हमारे सामने जो है नज़र आ रहा है, हम कुछ जूसेस ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये जो जूस है ऑरेंज जूस के अंदर, अब वो फॉर्म चेंज हो गई, उसकी मटेरियल कन्वर्ट हो गया इनटू द फॉर्म। ठीक है। तो अब ज़रा थर्ड फॉर्म पे, थर्ड कॉस्ट पे जाए, वो है एफिशिएंट कॉस्ट। इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला, इसको बनाने वाली, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? जैसे कि उस लकड़ी को काटा होगा, फिर लाके उसने उसको तराश के बना के एक कबर्ड या चेयर में कन्वर्ट किया, तो एक एफिशिएंट कॉज है। अ पर्सन हु वाज द डूअर,
वॉट एवर द जनरेटेड अ प्रेजेंट सब्सटेंस, जैसे कि उस मार्बल से उसने स्टैच्यू बनाया, तो वो स्कल्पचर जो है बनाने वाला जो क्राफ्टमैन है, वो जो मुजस्मा साज है, वो एफिशिएंट कॉस्ट हो गया। अब ये जो मुजस्मा बनाया गया है, ये किसी न किसी एक मकसद के लिए, जैसे उस लकड़ी से चेयर बनाई गई, वो किसी न किसी एक मकसद से बनाई गई है, उसके पीछे एक कोई एक मकसद है, मकसद, टेलियोलॉजी, पर्पस, आ गया वही आर्गुमेंट कि everything is a cause, everything has a some effect, and everything comes toward from potential to the actual one. And what is an actuality? एक्चुअलिटी इज इट पर्पस, उसका एक अपना पर्पस है, सोल पर्पस है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई टिलियोलॉजी है, मकसद है, पर्पस है, और हर चीज़ अपने असल की तरफ जाती जा रही है। जैसे कि एक दरख्त के बीज को बोया जाएगा, और वो जो बीज है वो आम का दरख्त है, तो एक वक्त आने पे वो आम का ही दरख्त बनेगा, वो उसकी एक फाइनल कॉस्ट है। लेकिन पहले वो रूट्स बनेंगी, फिर वो एक स्टेम बनेगा, फिर वो एक बड़ी ब्रांचेस में जाएगा, फिर उसके अंदर जो है वो पैटर्स होंगे, ग्रीन होंगे, फिर वो ग्रीन से फ्लावर, फ्लावर से फिर वो फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो क्लोज होंगी, तो वो फल देगा, फिर वो मैंगो, फिर मैंगो के अंदर अगेन सीड है, और वो सीड दोबारा बो कर देंगे, तो ये साइकिल। तो एवरी एक्चुअल पोटेंशियल कम टुवर्ड द एक्चुअल। तो ह्यूमन के लिए भी यही कहा कि द पर्पस फॉर विच अ प्रेजेंट सब्सटेंस वाज जनरेटेड, तो उस चीज़ को बनाने के पीछे कोई ना कोई एक मकसद छुपा है। यहाँ हमने आपके सामने और एग्जांपल्स रख दी हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अब ये कैसल तैयार किया गया, तो एक मटेरियल यूज़ हो रहा है, फिर इसके पीछे एक फॉर्म है कि किस तरह का इसका ढांचा, स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, फिर एक एफिशिएंट कॉज है, लेबर और पर्सन हु मेक इट, एंड द फाइनल कॉज, द पर्पस बिहाइंड इसके, किस लिए बनाया जा रहा है, खूबसूरती के लिए, रहने के लिए, डिफेंस के लिए, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस। तो ये एरिस्टोटल का बड़ा ज़बरदस्त फ़िलासफ़ी थी। ये मेटाफिज़िकल हमने डिबेट्स लिए। अब हम ज़रा उसकी नॉलेज के ऊपर, एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। और उसका फ़लसफ़ा इसी से ओरिजिनेट होता है कि वो, उसने पहले ही कहा कि वी डोंट नीड टू बी गो समवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ ऑफ फॉर्म, truth reside around us in the world, we just need to be rely on our senses, our minds are blank slate, man by nature desire to know, and he want to know by their own senses। जो हमारे 5 bodily senses हैं, उनको यूज़ करते हुए और लॉजिकल पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसने नॉलेज को बड़ी आसानी की, मैंने जैसे कि बताया अभी आपको कि ही इन्वेंटेड द लॉजिक, उसने एक लॉजिकल पैटर्न बनाया, ऑक्यूमेंट करने का तरीका बनाया, जिसको हम एक सिलोजिस्टिक रीजनिंग कहते हैं, जिसमें एक मेजर प्रेमिस होता है, एक माइनर प्रेमिस होता है, कंक्लूजन होता है। जैसे कि हमने कहा मैन इज मॉर्टल, ये हमारा एक प्रेमिस हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने कहा सुकरात इज अ मैन, ये हमारा माइनर प्रेमिस हो गया। देयरफॉर सुकरात इज ऑल्सो मॉर्टल, क्योंकि उसने भी फना हो जाना है, सारे इंसान फना हो गए। ए इज बी, एक प्रेमिसेस हो गया, बी इज सी, एक और प्रेमिसेस हो गया, देयरफॉर ए इज सी होगा, ए इज नॉट द डी। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, प्रेमिसेस प्लस कंक्लूजन, ये सिलोजिस्टिक रीजनिंग उसने इन्वेंट की, उसने क्लासीफाई किया डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स को, ताकि उसको समझा जाए। थियोलॉजी को, गॉड से रिलेटेड चीज़ों को सेपरेट कर दिया, मैन से रिलेटेड चीज़ों को उसने अलग कर दिया, नेचर से रिलेटेड चीज़ों को उसने अलग डिस्टिंग्विश कर दिया। फिर नेचर में भी उसने कॉस्मिक अलग कर दिया, तो बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी। तो इस तरह से उसने एक डिसिप्लिन, जैसे कि आज के ज़माने में हम जब पढ़ते हैं तो हम स्पेशलाइज फील्ड को स्टडी करते हैं, नॉट एज अ होल कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। और आप पुराने जो थिंकर्स, राइटर, फिलोसफर, फिजिशियन, केमिस्ट देखेंगे, तो उनके प्रोफाइल में देखोगे तो वो दे हैव अ मल्टीपल नॉलेज। एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो केमिस्ट भी हैं, तो फिजिशियंस भी हैं, तो मैथमेटिशियंस भी हैं, तो साथ में फिलोसफर्स भी हैं, थियोलॉजियन भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन नाउ days we are get the specialized degree in a specialized subject, and we have just read that those areas। तो एरिस्टोटल ने ये कंट्रीब्यूशन किया नॉलेज में। और सोल इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, ये बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है, जो आगे जाके जो साइकोलॉजी की बेसिस बना। इसके अलावा नॉलेज को लेके वो यही बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ सोल से मुराद यहाँ पे माइंड है, कीप इट रिमेंबर, सोल इज इक्वल टू माइंड। और माइंड यानी इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, रीजन, अक्ल से
जो है वो हम वर्च्यू यानी नेकी की तरफ पहुंचेंगे। जैसे कि उसके टीचर सुकरात ने कहा, नॉलेज इज वर्च्यू, वो उसी को बात को फॉलो करता है। और हार्ट इज जस्ट एन ऑर्गन ऑफ द सोल, ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन ऑफ द सोल। उसमें जो माइंड है वो हमारी रियल सोल है, जो कि इमेटीरियल वन है। और उसने कैटेगराइज किया चीज़ों को, सिमिलर डिफरेंस इन लॉजिकल पैटर्न में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है वैल्यू। जैसे कि अभी हमने देखा कि एवरीथिंग हैज़ अ सम पर्पस, सो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड टू क्रिएट अ मैन। इंसान के पास क्या है मकसद? तो मैन वांट टू गेट द प्लेजर, ही वांट टू गेट द हैप्पीनेस। एंड हाउ ही विल गेट हैप्पीनेस? तो वो खुश कब होगा? जब वो अपनी रैशनैलिटी को, अक्ल कुल को इस्तेमाल करेगा और चूज़ करेगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शंस। अब बेस्ट कैसे पता लगेगा? तो वो कहता है कि टेक अ मीन बिटवीन टू वॉइसेस, टेक अ मीन बिटवीन टू वन, ना तो नाइदर अ एक्सेसिव वन एंड नॉट द डेफिशिएंट वन। अपनी बुक निकोमेशियन एथिक में वो कहता है कि मॉडरेशन यानी अ बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम इज अ बेटर कंडीशन। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लालच करना ये भी अच्छा नहीं, और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाना ये भी बेहतर नहीं, बल्कि इसके दरमियानी मियाना रवि रखनी पड़ेगी। तो वो कहता है सेल्फ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इनसेंसिबल होना और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना, दोनों ही जो है वो इम्बैलेंस है। तो वो कहता है जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो दोनों के दरमियान है। यानी एक बड़ी पॉपुलर उसकी जो है वो आपने सबने सुना होगा, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मैन इज़ अ सोशो पॉलिटिकल एनिमल, एंड विदाउट अ सोसाइटी मैन बिकम अ बीस्ट और गॉड। वो कहता है जो बीच में इंसान है, अगर एक्सट्रीम पे जाए तो वो इंसान ही शैतान बन जाए, और यही इंसान चाहे भगवान बन जाए, लेकिन ना वो भगवान है ना शैतान है, वो तो इंसान है, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान है। तो इंसान जो है वो उसके अंदर दोनों एबिलिटीज़ है। जैसे वही बात कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी यानी खाक से बना हुआ जो इंसान है, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, दोनों में से कुछ नहीं है, नाइदर बाय बाय बॉर्न और इनेट, बल्कि वो उसके अमल उसको बनाएंगे। तो यही बात यहाँ अगर हम देखें तो एरिस्टोटल कह रहे हैं दोनों के दरमियान है। एक्सक्यूसिवनेस, किसी भी चीज़ की ज़्यादती और किसी चीज़ की कमी, दोनों ही नुकसान है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ने लिखने में बहुत कमाल रखते हैं और शौक़ रखते हैं, मुसलसल ही पढ़ते चले जाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। और इसी तरह आपके दोस्त हैं और आप दोस्त का अंबार लगाते हैं, सारा टाइम दोस्तों में आउटिंग में लगा देते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। किसी के साथ बहुत ज़्यादा ग्लुटन है, खापू हैं, पेटू हैं, खाते रहते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसान। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होना, एक्सेसिव होना भी नुकसान। इसी तरह किसी चीज़ का डेफिशिएंट होना वो भी नुकसानदेह है। तो यूँ उसने कहा कि विद द रीज़न जो है वी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर थिंग या अदर एनिमल्स, क्योंकि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। दो बातें याद रखें, एक तो उसने कहा रैशनल है, क्योंकि रैशनल कौन है? जो रीज़न अक्ल की बात कर रहा है, और सोशल है क्योंकि इंसान लोगों के दरमियान रहना कर रहा है। अब ये आर्गूमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली आपने सुनना होगा। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में द फिलोसोफर किंग का तस्वुर दिया था, और उसी में एक उसने एक एलिमेंट ऑफ पॉइंट रखा कि जो किंग है वो अपनी फैमिली नहीं रख सकता अपने पास, क्योंकि जब वो क्लोज रिलेशंस होंगे और रिलेटिव्स होते हैं तो फिर क्या होता है, करप्शन और उनकी तरफ झुकाव हो जाता है, वो फिर जो है वो जजमेंट जस्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ एरिस्टोटल कहता है नहीं, एरिस्टोटल कहता है मैन इज अ सोशल एनिमल, और ये जो सोसाइटी है जस्ट लाइक एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ इट। तो हम सब एक साथ ही हमें रहना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो तस्वुर है सोसाइटी को लेके, माशरे को लेके, वो बिल्कुल अलग है प्लेटो से। उसकी नज़र में अल्टीमेट गुड्स क्या है? बाकी ये देखिए ना, ये जो दौलत पैसा ये इंस्ट्रूमेंटल है। if you get a many if you get a billions and trillion dollars, if you earn, तो ये इंस्ट्रूमेंटल है। you will be transform, you would transform into some product, some good, some service that make you happy, that makes you happy. तो what is the your ultimate goal? Ultimate goal is to pursue for happiness। तो वो कहता है इन सब हैप्पीनेस में जो फिजिकल प्लेजर है वो कम है, उसके मुकाबले में जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होती है वो हायर है। तो ये उसका बड़ा अच्छा एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो कहता है हैप्पीनेस इज मेजर बाय अचीविंग फुलफिलनेस ऑफ इस पोटेंशियल। जब हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम, यानी जिस चीज़ के लिए बने, जो हमारा असल है,
जब हम असल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अक्ल से, तो ये हमारा असल मकसद है और फिर हमें खुशी हासिल होती है। तो ये पॉइंट्स यहीं इन्फॉर्मेशन एथिक्स से बता रहे हैं, जो कि उसकी बड़ी पॉपुलर बुक है कि एथिक्स प्रैक्टिकल है, होनी चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट मुझे बड़ा पसंद है, एथिक इज प्रैक्टिकल। देखिए, हमारी अखलाकियात के ऊपर बातें हैं, है ना, पोस्ट होती हैं, वॉल पे पोस्ट हो रही हैं, शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ एरिस्टोटल का देखें कह रहा है कि एथिक्स जो है वो डिबेट नहीं है, वो बातें नहीं है, बल्कि इट्स अ डूइंग वन, इट वुड बी प्रैक्टिकल, अच्छाई करके दिखानी है, प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस एम एट बिकमिंग गुड, नॉट टू टेल अबाउट द गुड। So we become generous by generous act, not by explaining the generosity. This one is very important element. Virtue क्या is a habit of practicing. Practicing of what? Practicing of good habit. Practicing of ethical values. ठीक है, जैसे कि लोग मेहमान आ जाते हैं फौरन से अच्छे बन जाते हैं, है ना, लोगों को देख के बिल्कुल अच्छे नेक पारसा हो गए। जब कोई नहीं देख रहा तो मेरा असल में तो असल फिर वही है ना, नेकी, इबादत, वर्च्यू है। वर्च्यू क्या है? हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग है। तो ये आर्गूमेंट इसका बड़ा अच्छा था। और जो है वो वन फैक्ट इज देयर के निकोमेशन उसने अपने बेटे के नाम पे ये एथिक्स की बुक नाम रखी। और ये आपके सामने वही पॉइंट्स आ गए कि अल्टीमेट गोल ये प्लेजर, वेल्थ, फेम, रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब इंस्ट्रूमेंटल है। उसकी नज़र में स्पिरिचुअल प्लेजर ज़्यादा है। और ग्रेटेस्ट गुड क्या है उसकी नज़र में? अभी हमने बात की आपसे, क्या रेशनैलिटी है। और उसने क्या कहा है एथिक्स के लिए? डूइंग समथिंग विद एक्सेलेंस एंड इट बिकम अ हैबिट ऑफ यू। यानी आप नेकी ऐसे करें कि आपको पता भी ना हो कि ये भी नेकी ही है, बल्कि आप कहें दिस इज माई हैबिट टू डू। मैं तो हमेशा से ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करता हूँ, मैं सबके साथ ऐसा करता हूँ। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं ये नेकी, ये काम अच्छा है, ये काम वर्च्यू है। तो दिस वन, दैट्स वन बिकम योर हैबिट, दिस वन बिकम योर प्रैक्टिसिंग। सो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू इज हेड ओवर द अदर वर्च्यू हु हैज कंटेम्पलेशन ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ। और यही इंटेलेक्चुअल वर्च्यू हमें रियल सोल तक पहुंचाता है और जो हमारी डिजायर्स हैं, विश हैं, उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ आप देखिए एरिस्टोटल ने जो अपनी कैटेगरीज बताई हैं कि जो ह्यूमन रेशनल सोल्स है वो बड़ा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल है। और जो उसके मुकाबले में जो एनिमल है, एनिमल में इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एनिमल्स में भूख होती है, एपिटाइट होती है, एनिमल्स में सेंसेशंस होते हैं, एनिमल्स में मोमेंटम। अगर यही सारी चीज़ें हम में भी हैं और एनिमल्स में भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनमें नहीं है वो क्या है? थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। हम डिबेट डिस्कशन करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं और हम प्रैक्टिकली उस एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तुक्के में नहीं करते। वी नो अबाउट दैट, वी हैव अ नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, न्यूट्रेटिव यानी जो प्लांट हैं उसमें एक तो जनरेशन है, रिप्रोडक्शन है, साथ में और हल्की फुल्की मूवमेंट होती है जैसे पोलन ग्रीन वगैरह, लेकिन अक्ल नहीं है, नॉन रैशनल है। और एनिमल्स के बारे में ये कहेंगे वो रैशनल तो नहीं होती, पार्टली रैशनल है कि खुद खुद से उनके कुछ सेंसेस तेज हो जाते हैं और उनके पास थोड़े बहुत अक्ल इतनी इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो अपना डिफेंस कर लें, वो पार्शल कहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन की रैशनैलिटी है, दैट इज क्वाइट अमेजिंग, दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। तो हमने देखा कितने तरह के वर्च्यू हैं। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू यानी विजडम को अटेन करना, चीज़ों को जानना। मोरल वर्च्यू जिसमें आपके पास हैबिचुअल प्रैक्टिस हो, आप नेकी, इबादत को बाय प्रैक्टिस कर। Both should be in accord with the reason and are needed for eudaimonia. Eudaimonia means the happiness. Highest virtue is contemplation of the truth. Okay? The highest intelligence is happiness. Wisdom is happiness. तो ये जो वो पॉइंट्स हैं कि अगर वर्च्यू क्या है, इनके दरमियान है, मिडल बिटवीन द डेफिशिएंट एंड एक्सेसिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़े करना, कॉलिज्म होना, ये भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लैटर करना, ये भी बल्कि दरमियान है। फ्रेंडशिप इज अ बेटर। इस तरह मोडेसिटी, प्राइड होना, ह्यूमिलिटी, दोनों ही पोजीशन सही नहीं है। इस तरह से बहुत ज़्यादा कंजूस पेंथर होना या बहुत ज़्यादा मीननेस होना, उसके मुकाबले में जेनरॉसिटी इज बेटर। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट
इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया, उसके बाद उसने एम्पायर बनाई और ये आपके सामने नज़र आ रही है। और फिर उसी के आइडियाज़ जो हैं वो हेलेनिस्टिक फिलासफी लाती है, जिसमें एरिस्टोटल के आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है। सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, तो उसको हम पोस्ट एरिस्टोटलियन कहते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल के बाद फिर जो कोई एक इन्फ्लुएंसिंग फिलासफर्स रहे हैं कुछ, वो हेलेनिस्टिक एरा में रहे हैं। So that's all about the today's lecture, and we have to be highlights some key points of from today's lecture about the Aristotle. हमने पढ़ा आज एरिस्टोटल के बारे में, what we did, the truth reside around us in the world. We don't need to go anywhere. We just rely on our senses. So our senses, we know about that. All Aristotle has contributed that everything that we have found there has a some cause. There is a some purpose behind that, and we have need to find out. And how we can find out? Through your reason, through the intelligence. We find out that teleology. Teleology means the purpose. Everything has some purpose. It is called from we everyone everything is trying to uh, reach from potential to the actuality. And actuality, the human actuality is what getting the human soul. And if we reach toward the human soul, we get the satisfaction. The higher level of satisfaction is intellectual pleasure or the spiritual pleasure, and the rest are the instrumental. So what about the human what about the human? Aristotle say that without a society, man become a beast or god. So he believed that man should remain in a society with the other people. So, so that's all about the Aristotle. Um, so we will end the session. I hope you will be better understand. Thank you, Allah Hafiz.